1947 में भारत का बंटवारा होता है और एक नया देश पाकिस्तान का जन्म होता है। कुछ ही महीनों के बाद कश्मीर को लेकर दोनों देशों में युद्ध होता है और उस युद्ध में पाकिस्तान हार जाता है। पर सीज फायर के कारण कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास ही रह जाता है, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं। 1948 के बाद 1965 में भी पाकिस्तान भारत पर हमला करता है और उस हमले में भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ता है। अगला पाकिस्तान और भारत का युद्ध 1971 में होता है और इस युद्ध का नतीजा ये होता है कि दुनिया में एक नए देश का जन्म होता है, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को अमेरिका जैसे सुपर पावर्स के पूरे सपोर्ट होने के बाद भी आखिर भारत ने मात्र 13 दिन में 1971 का युद्ध कैसे जीत लिया और कैसे पाकिस्तान के दो टुकड़े भी कर दिए। सवाल ये भी उठता है कि 1971 की लड़ाई जो हमने पाकिस्तान से लड़ी थी, क्या वो बांग्लादेश को आजाद करने के लिए लड़ी थी या इसके पीछे भारत का कोई और मकसद था, और अगर था तो क्या वो मकसद भारत का पूरा हुआ था या नहीं। तो चलिए इन सारे सवालों को इस वीडियो में जानते हैं, पर उससे पहले आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में एक आम धारणा है कि पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को 1989 में जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया था, पर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान आतंकवाद को आईएसआई के माध्यम से काफी पहले 1956 में नागालैंड में शुरू किया था। पाकिस्तान के आईएसआई ने नागा होस्टाइल लीडर सीजो के समर्थकों को ईस्ट पाकिस्तान में स्थित चितगोंग हिल्स में सबसे पहले ट्रेनिंग देना शुरू किया। यह कैंप उन आतंकियों के छिपने के लिए अच्छा ठिकाना था जहाँ से वो भारत में आसानी से आ जा सकते थे। इस तरह 1960 के दशक में आईएसआई ने चितगोंग हिल्स में लालडेंगा की मिजो नेशनल फ्रंट के आतंकियों को भी ट्रेनिंग और मदद प्रदान की। आईएसआई के ईस्ट पाकिस्तान के इन कैंपों के कारण मिजो और नागा होस्टाइल्स का संपर्क चाइनीज इंटेलिजेंस से हुआ और फिर चाइना भी उन्हें यूनान प्रांत के ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है। इसके अलावा 1971 के शुरुआत में पाकिस्तान आर्मी जनरल द्वारा नॉर्थ ईस्ट में जेनोसाइड्स के कारण लगभग 10 मिलियन रिफ्यूजीज का अचानक भारत में पलायन करना इंडिया के लिए चिंता का विषय था। इन्हीं सब कारणों के कारण 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और रॉ ने भारत और भारत के लोगों के सुरक्षा के खातिर ईस्ट पाकिस्तान में चल रहे बांग्ला मूवमेंट का समर्थन देने का फैसला लिया। अब ये बांग्ला मूवमेंट क्या है, आइए इसे जानते हैं। 1947 में जब भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, तब कुछ राज्य जैसे कि बंगाल और पंजाब के हिस्से पाकिस्तान में चले गए थे, जिससे आधा लोग भारत में और आधा पाकिस्तान में रह गए। बंगाल में भी यही हुआ, आधा बंगालीज बोलने वाली आबादी भारत में आ गई और आधा ईस्ट पाकिस्तान में चली गई। जैसे कि उस समय बड़ी तादाद में बिहारी मुस्लिम्स बांग्लादेश में चले गए जो कि प्रो पाकिस्तानी थे। जिन्ना और पाक के प्रोमिनेंट लीडरशिप वेस्ट पाकिस्तान में थे, जिसके कारण सभी महत्वपूर्ण पदों पर वेस्ट पाकिस्तान का कब्जा हो गया। ये प्रोमिनेंट लीडर्स उर्दू स्पीकिंग थे, जिसके कारण पाकिस्तान में बंगालीज लोगों को सताया जाने लगा। पाकिस्तान के इस्लामिक लीडर्स जैसे जिन्ना उर्दू को जबरदस्ती बंगाली पे इम्पोज कर रहे थे, पर ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे लोग बंगाली भाषा बोलते थे। इनफैक्ट पाक के 56% लोग बंगाली भाषा ही बोलते थे। जिन्ना ने तो ढाका में एक रैली में सीधा ही कहा था कि पाकिस्तान का एक ही लैंग्वेज है और वो है उर्दू। Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. ये बात बांग्ला भाषियों को नाराज कर गया और यहीं से शुरुआत हुआ बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट का। ईस्ट पाकिस्तान के लीडर शेख मुजीबुर रहमान, जो कि अवामी लीग पोल पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे, उन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को देखते हुए 6 मांगे रखी थी, जिसमें सेपरेट करेंसी, सेपरेट फॉरेन रिजर्व, सेपरेट मिलिट्री जैसे मांगे थी। इन मांगों के कारण पाक की आयूब खान की सरकार शेख मुजीबुर को अरेस्ट कर लेती है और वहां से शुरू होता है भारत का ऑपरेशन बांग्लादेश। अप्रैल 1971 में कैबिनेट मीटिंग में ईस्ट पाकिस्तान से हो रहे पलायन के कारण इंदिरा गांधी काफी नाराज थी और उन्होंने उस समय के आर्मी चीफ सैम मनोकसॉ और रॉ के चीफ आरएन कौ से इस इशू को लेकर डिस्कस किया। उस डिस्कशन में सैम मनोकसॉ ने आर्मी के द्वारा तुरंत एक्शन लेने को मना कर दिया और इंदिरा गांधी से आर्मी को तैयार करने के लिए कुछ समय मांगा। वहीं रॉ के चीफ उसी समय तैयारी में लग गए। इंडियन आर्मी अपने जवानों को ट्रेन करने में और वेपन्स टैंक्स को पोजीशन करने में लग गई। वहीं रॉ ने आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की जो भी रिक्वायरमेंट थी उसे पूरा करने में
लग गई। जैसे कि जब नेवी ने रॉ के कराची पोर्ट का डिटेल्स और पूरी फोटोग्राफी मांगी थी, तब रॉ के एजेंट्स एयर इंडिया के फ्लाइट्स में बैठकर कराची पोर्ट के ऊपर से उड़ते समय पायलट केबिन से कराची पोर्ट का फोटो क्लिक कर लेते थे। पोर्ट के ज्यादा नजदीक जाने के बाद वार्निंग मैसेज आता था, तब एयर इंडिया के फ्लाइट वापस आ जाती थी। इस तरह से रॉ ने लगभग पूरे पोर्ट का अच्छे से फोटोग्राफी कर लिया था, जिसके कारण 1971 की लड़ाई में नेवी को बहुत ज्यादा ही फायदा हुआ था। इधर ईस्ट पाकिस्तान में भारी प्रोटेस्ट के बाद शेख मुजीबुर रहमान को 1969 में रिहा कर दिया जाता है। पाकिस्तान में याह्या खान सत्ता में आ जाते हैं और फिर चुनाव होता है, जिसमें शेख रहमान की पार्टी अवामी लीग को सबसे ज्यादा सीट्स मिलती है। उनको 313 सीट्स में 167 सीट्स मिलती है, पर ये सारी सीट्स ईस्ट पाकिस्तान में आई थी, जिसके कारण वेस्ट पाकिस्तान लीडर्स को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने ये इलेक्शन को कैंसिल करवा दिया। इस तानाशाही रवैया को देखते हुए शेख रहमान ने इंडिपेंडेंट बांग्लादेश की डिमांड कर दी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। वेस्ट पाकिस्तान में बैठे लीडर्स को ये पसंद नहीं आया और मार्च 1971 में पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस को कैंसिल कर दिया गया और सभी एयरप्लेन्स में आम नागरिक के भेष में पाक सोल्जर्स को ईस्ट पाकिस्तान भेजे जाने लगा। तभी JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकी भारत से लाहौर जाने वाली एक प्लेन को हाईजैक कर लेती है। इसको मुद्दा बनाकर इंदिरा गांधी भारत के ऊपर से जाने वाले सभी उड़ानों पर बैन लगा देती है। ये आगे वार में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है। अब पाकिस्तान के प्लेन्स को पूरा साउथ इंडिया घूमकर ईस्ट पाकिस्तान जाना पड़ता था और उन्हें रिफ्यूलिंग के लिए श्रीलंका रुकना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें अपने फौज को सप्लाई देने में बहुत टाइम और पैसा लग जाता था। 25 मार्च 1971 को शेख रहमान को फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि तब तक ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे रेबल्स ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और उन रेबल्स को मजबूत और खड़ा करने के पीछे रॉ के चीफ RN काउ का दिमाग था। रॉ ने शेख रहमान को हर तरह का समर्थन दिया। उनकी पार्टी अवामी लीग के कार्यालय को पूरे बांग्लादेश में खुलवाए ताकि बांग्ला लैंग्वेज मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। पाकिस्तानी आर्मी ने बंगाली स्पीकिंग जनता पे बहुत अन्याय किया। लगभग 2 लाख महिलाओं को पाक आर्मी ने रेप किया और लाखों लोगों को मार दिया। Women like Saira. She is 16 years old, a widow, and pregnant with a child of a Pakistani soldier. Like thousands of women throughout Bangladesh, she is carrying a child she does not want. पाकिस्तानी मिलिट्री के इस हिंसक रवैये के विरोध में RN काउ ने मुक्ति बाहिनी को खड़ा किया। ये वो लोग थे जो पाक आर्मी से डायरेक्ट लोहा लेते थे। मुक्ति बाहिनी के लोगों को गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग BSF और इंडियन आर्मी करवाती थी। के नटवर सिंह जो उस समय पोलैंड में इंडियन एम्बेसडर थे, उनसे पाकिस्तान के एम्बेसडर जो पोलैंड में थे वो मिलने आते हैं और वो ईस्ट पाकिस्तान में बंगालीज पर हो रहे जेनोसाइड्स के बारे में बात करते करते रोने लगते हैं। वो खुद भी एक बंगाली थे। अपनी सरकार द्वारा अन्याय उनसे देखा नहीं जा रहा था और उन्होंने जेनेवा में होने वाली पाकिस्तानी एम्बेसडर की मीटिंग की सारी जानकारी एक बड़े इनवेलप में नटवर को सौंप देते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आपका इंदिरा गांधी से डायरेक्ट संपर्क है और आप उन्हें ये दे दीजिए। उस इनवेलप में जेनेवा के एम्बेसडर मीटिंग के टॉप सीक्रेट्स थे, जो कि ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे इवेंट्स और भारत के रोल से संबंधित था। नटवर जी ने ये डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट इंदिरा जी को भेज दिया। कुछ दिन बाद वो पाकी एम्बेसडर फिर से आते हैं और पाकिस्तान के एम्बेसडर्स के द्वारा यूज किए जाने वाले अति गोपनीय साइफर कोड दे देते हैं। नटवर शॉक हो जाते हैं क्योंकि साइफर कोड टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करने का चाबी था, जो कि सिर्फ हेड ऑफ मिशन और साइफर असिस्टेंट को मालूम रहता था। वो पाकिस्तानी साइफर कोड खुद दिल्ली लेके गए और रॉ चीफ RN काउ को सौंप दिया। इससे आने वाली लड़ाई में भारत को बहुत मदद मिली। पाकिस्तान भारत को दोनों तरफ से उलझाना चाहता था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 11 एयरबेस पे अचानक हमला कर देता है, लेकिन इस हमले की जानकारी पहले से ही रॉ को थी और रॉ ने एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया था। सभी इंपॉर्टेंट फाइटर प्लेन्स को उन बेसेस से हटा दिया जाता है और साउथ के तरफ अलग अलग बेसेस पर पहले से ही शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके कारण पाकिस्तान का ये हमला बेकार हो जाता है। सैम मैनकशॉ भी पाकिस्तान के अटैक्स का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही पाकिस्तान ने एयरबेस पर अटैक किया, भारत भी फुल फ्लेज्ड हमला शुरू कर देता है। बांग्लादेश को चारों तरफ से इंडियन आर्मी घेर लेती है। उधर वेस्ट पाकिस्तान में भी इंडियन आर्मी मैसिव ऑपरेशंस चलाती है। पैरा कमांडोज कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में 80 किलोमीटर अंदर पहुंचकर कई बेसिस पर अटैक शुरू कर देते हैं और जो भी बचा कुचा कसर था वो हमारे एयर फोर्सेस निकाल देते हैं। चारों तरफ से हमला होने के बाद पाकिस्तान पूरा कंफ्यूजन में चला जाता है।
उधर इंडियन नेवी को कराची पोर्ट का पहले से ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिल जाने के कारण उस पे जोरदार हमला बोलती है और पाकिस्तान के पूरे पोर्ट को कुछ ही घंटों में बर्बाद कर देती है। इंडियन आर्मी और रॉ के प्री प्लानिंग के कारण भारत स्टार्टिंग से ही वार में लीड लेना शुरू कर देता है। तीनों फोर्सेस का ये पहला ज्वाइंट ऑपरेशन था और सभी इसमें आगे चल रहे थे। इस वार में रॉ भी पीछे नहीं था। 1971 में रॉ के साइकोलॉजिकल वारफेयर डिवीजन के अस्तित्व में आने को भी देखा गया। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के साथ साथ मीडिया प्रोफेशनल्स को आर्यन कॉव का यह सुनिश्चित करने का काम दिया गया था कि ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा की जा रही रेप्स और लाखों लोगों के पलायन पर इंटरनेशनल अटेंशन बना रहे। उन्होंने यह काम को बहुत ही अच्छे से किया, लेकिन अगर इसके अलावा दुनिया भर के देशों को ईस्ट पाकिस्तान के जमीनी हालत की गंभीरता और भारत पर कार्रवाई करने की मजबूरियों के बारे में पता चला तो इसका असली श्रेय इंदिरा गांधी को जाना चाहिए। वह एक जन्मजात साइक वॉरियर थी। ईस्ट पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर एरियाज में स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर में अपनी यात्रा के माध्यम से वह एक ऐसा माहौल बनाने में कामयाब रही जिसके कारण कई कंट्रीज भारत के सपोर्ट में बोलने लगे और जो सपोर्ट में नहीं भी बोले वो विरोध भी नहीं किए। अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो कि नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान दो भाग में बटे, उन्होंने इसके लिए चाइना को आगे कर भारत पर प्रेशर क्रिएट करना चाहा, पर वो हुआ नहीं। इधर इंडियन आर्मी ने लगभग 1 लाख पाक सैनिकों को ढाका में घेर लिया था और उनका सारा सप्लाई कट कर दिया था। रॉ और आर्मी के सूझबूझ से और इंदिरा गांधी के फॉरेन डिप्लोमेट के वजह से पाक की लगभग 1 लाख फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया, जो कि वर्ल्ड वार के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। अमेरिका ने तो अपनी न्यूक्लियर फ्लीट भारत की ओर भेज दिया था। इसके जवाब देने के लिए इंदिरा गांधी ने रसिया से पहले ही समझौता किया था कि इंडिया पे हमला यानी रसिया पे हमला, और वही हुआ भी। जब अमेरिका न्यूक्लियर फ्लीट भारत की ओर भेज रहा था तो इंडिया को साथ देने के लिए रसिया ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन उतार दिए। भारत के नेवी भी पूरी तरह से तैयार थी। अमेरिकन फ्लीट पहुंचने से पहले ही इंडिया ने पाक को घुटने पे लाकर सरेंडर करवा दिया था और इंदिरा गांधी ने अनाउंसमेंट किया था, The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time by Lieutenant General A.A.K. Niazi on behalf of the Pakistan Eastern Command. Lieutenant General Jagdeep Singh Arora, GOC in command of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre, accepted the surrender. इस घोषणा के बाद ऑफिशियली वार समाप्त हो चुका था। अमेरिका और पाकिस्तान चाह करके भी अब कुछ नहीं कर सकते थे और अमेरिका खतरा को बनपते हुए अपने नेवी को वापस बुला लेता है। ये लड़ाई पाकिस्तान के साथ अमेरिका का भी हार था। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया जाता है। मात्र 13 दिनों में पाकिस्तान के 1 लाख फौज को सरेंडर करवाना, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट देना, वेस्ट पाकिस्तान में भी तांडव मचाना और साथ ही साथ अमेरिका जैसे सुपर पावर को डिप्लोमेटिकली हराना, ये सब का श्रेय इंदिरा गांधी, इंडियन आर्मी, रॉ और बांग्लादेश के लोगों को जाता है। हालांकि लगभग 30 लाख लोग इसमें अपनी जान गंवाते हैं और 2 लाख महिलाओं का रेप होता है। आज आप सोचिए, अगर पाकिस्तान दोनों तरफ रहता तो इंडिया के लिए और भी कितना परेशानी रहता। इंडिया को मिलिट्री बजट और भी कई गुना बढ़ाना पड़ता, जिसके कारण डेवलपमेंट हैम्पर होता। आर्मी और मासूम लोगों की जाने भी जाती। अभी जो 20 करोड़ का पाकिस्तान है वो 40 करोड़ का रहता और इंडिया को नॉर्थ ईस्ट भी अपने हाथ से गंवाना पड़ता। तो इन्हीं सब थ्रेट्स को फ्यूचर में देखते हुए 1971 वार में इंडिया ने इन्वॉल्व होने का फैसला लिया। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।